Hello everyone, welcome back to my channel and today we will be discuss about class 7 science lesson 2 nutrition in animals part 2। तो पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ देख लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो हमारा फूड है वो पहले बकल कैविटी में जाता है, बकल कैविटी से ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखा था कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। बाइल जूस फैट्स के डाइजेशन में काम आता है। पेनक्रियास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सभी को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। फिर जो हमारा जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में आता है, जहाँ पे इंटेस्टिनल जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। अब देखो ज़्यादातर मतलब सारे के सारे डाइजेशन तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, उस फूड में से हमको चाहिए न्यूट्रिएंट जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके। तो अब उस फूड का एब्जॉर्ब भी तो करेंगे, हम उस फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमने देखा था कि ज़्यादातर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, वो जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में जाकर पहुंच जाएगा, और इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स है उसमें जब डाइजेस्टेड फूड चली जाता है और वहाँ से जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। Absorption means absorb. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, singular villus. तो देखिए विली किसे कहते हैं, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, मतलब उंगलियों जैसी प्रोजेक्शन होती है, जैसे कि ये है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें बहुत सारी क्या होती है, विलाई होती है, ऐसे चिपक कर बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ उंगलियों जैसी क्या होती है, आउटग्रोथ्स होती है, जिनको हम कहते हैं विलाई। तो हमने ये तो जान लिया कि विलाई क्या होती है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, उन्हीं को हम कहते हैं विलाई। क्या आपको पता है कि विलाई का रोल क्या होता है इंटेस्टाइन में? तो हम जानेंगे कि विलाई का रोल क्या होता है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, जैसे कि ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी विलाई है, हमने पढ़ा था थाउजेंड्स ऑफ विलाई होती है इसमें। तो जैसे ही जो हमारा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो जो विलाई होती है वो क्या करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा बढ़ा देती है इस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस फूड की एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विलाई होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, बहुत इसका लार्ज नेटवर्क होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसका, विलाई का। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो देखो विलाई का फंक्शन यही होता है कि ये क्या करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाती है और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करती है। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body। तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है मतलब जो हमारी विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे, वो डिफरेंट जो ऑर्गन है हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होंगे और वहाँ पर बनेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स। हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को प्रोटीन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, फैट्स मिल सके। ठीक है, तो जैसे ही जो हमारा फूड है वो एब्जॉर्ब होगा विलाई के थ्रू, तो जो हमारे ऑर्गन्स है डिफरेंट ऑर्गन्स है उनकी बॉडी सेल्स में पहुँचेगी, ब्लड वेसल्स में पहुँचेगी और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगी जिससे कि प्रोटीन, और प्रोटीन्स को हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी है उसको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन किसको कहते हैं, फूड का एब्जॉर्ब होने के बाद कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाना और उसमें से क्या है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब इन द सेल्स, जो हमारी सेल्स होती है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है। देखिए ग्लूकोज का मतलब है यहाँ पर फूड, ठीक है, तो जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है, और जब
फूड ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है तो क्या रिलीज होता है, क्या छोड़ता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और साथ ही में एनर्जी को भी रिलीज करता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो फूड बचा हुआ है, मतलब जो जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, एब्जॉर्ब फूड में से हमने क्या है, न्यूट्रिएंट्स तो निकाल लिए, अब जिनको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो कहाँ पर पहुँचेंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का समझ में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसके थ्रू? विलाई। विलाई क्या होती है? थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। इसका काम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है और जो फूड होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन देखा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जब हमारे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन किसको कहते हैं? जो हमारा फूड एब्जॉर्ब किया होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको लिया जाता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एसिमिलेशन। आगे आपको समझ में विलाई का, इसमें इंपॉर्टेंट बस है कि विलाई क्या होती है और इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। हमने देखा था कि जिन फूड को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो कहाँ पर पहुँचेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होती है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है और ये सिर्फ 1.5 मीटर होती है लेंथ में। और हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा था तो वो 7.5 मीटर लंबी थी और ये सिर्फ 1.5 मीटर लंबी है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ठीक है, जिन फूड को डाइजेस्ट नहीं किया गया है उसमें से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सॉल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? अनडाइजेस्ट फूड में से सॉल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी रिमेनिंग वेस्ट बचेगा वो कहाँ पर पहुंच जाएगा? रेक्टम में। हमने पढ़ा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रेक्टम में जाकर खत्म होती है, तो जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में जाकर पहुंचेंगे। ठीक है, और वहां पर पहुंचेंगे सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, फीकल मैटर को रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू टाइम टू टाइम और इसी को हम कहते हैं इजेशन। तो इजेशन किसे कहते हैं? जो फीकल मैटर, मतलब जिनकी कोई मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू, इसी को हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो इजेशन की पूरी डिफाइन आपकी ये हो गई। फेकल मैटर जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है एनस से, इसी को हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये अनडाइजेस्ट फूड में से वाटर और कुछ सॉल्ट्स को क्या करती है? कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है अनडाइजेस्टेड फूड में से और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रेक्टम में जाकर पहुंचते हैं। ठीक है, और रेक्टम में जाने के पहुंचने के बाद वो जो सेमी सॉलिड फेकिंग है, जो फेकल मैटर है, फेकल मटेरियल है, वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है और इसी को हम कहते हैं इजेशन। तो आपको समझ में आ गया? तो ये रहा, हमने पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है कि बकल कैविटी से हमारा फूड जाएगा ओइसोफेगस में, फिर स्टमक में जो है इनर लाइनिंग प्रोड्यूस करती है म्यूकस। ठीक है, और एसिड प्रोड्यूस करती है और भी बहुत कुछ प्रोड्यूस करता था स्टमक में। उसके बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं पर सारा का सारा डाइजेशन हो जाता है, यहीं पर एब्जॉर्प्शन होती है विलाई के थ्रू। फिर जो जिन फूड को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से जो अनडाइजेस्ट फूड है उसमें से सॉल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी लार्ज इंटेस्टाइन और फेकल मैटर को एनस के थ्रू बाहर निकाल देगी, इसको हम कहते हैं इजेशन। तो हमने पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फूड के ब्रेकडाउन में। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बकल कैविटी में टूटते हैं, किसमें? बकल कैविटी में टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर्स में। उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ज़्यादातर जो हमारे फूड है वो टूट ही जाते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की। जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो काउज, बफेलो होती है ना, वो हमेशा चबाए रहती है 24 घंटे, जब वो कुछ खा भी नहीं
कुछ खा भी नहीं होती है, खा भी नहीं रही होती है, तब भी वो कुछ ना कुछ चबाती रहती है। उनके मुँह में से व्हाइट सा निकलता रहता है और उसको वो चबाती रहती है। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called cud. तो देखो क्या होता है एक्चुअली में, देखो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो ग्रास खाते हैं, वो कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। देखो हमें पता है कि वो लोग ग्रास खाते हैं, तो वो जो ग्रास को खाएंगे वो उसको चबाएंगे नहीं, वो डायरेक्टली उसको निगल जाएंगे। और उनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं र्यूमन। ठीक है, क्या होगा? जो काऊ होगी, हम काऊ का एग्जांपल ले लेते हैं। काऊ क्या करेगी? ग्रास को निगल जाएगी और स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं र्यूमन। अब र्यूमन में जो हमारा फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, मतलब आधा डाइजेस्टेड होता है, और इसी को हम कहते हैं कड़। ठीक है, तो र्यूमन में जो हमारा खाना होता है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, उसको हम कहते हैं कड़। लेकिन अभी जो कड़ है ये वापस से एनिमल के माउथ में आएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और एनिमल इसको च्यू करेगी, और इसको हम कहते हैं र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं र्यूमिनेशन, और जो ऐसा करते हैं उसको हम कहते हैं र्यूमिनेंट्स। तो आपको समझ में आ गया क्या होता है कि जैसे ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, ये खा के क्या खाएगी? ग्रास खाएगी, लेकिन ये डायरेक्टली निगल जाएगी। स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं र्यूमन, और र्यूमन में जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, और उसको जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, उसको हम कहते हैं कर्ड। अभी जो कर्ड है वापस से एनिमल के माउथ में आएगा और वो उसको चबाती रहेगी, फिर वापस से ऐसी प्रोसेस सेम होती जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं र्यूमिनेशन। ठीक है, ये देखो इसमें भी यही बता रखा है, काऊ निगलेगी ओइसोफेगस के थ्रू। इस स्टमक में एक पार्ट है जिसका नाम है र्यूमन, यहाँ पर फूड पार्टली डाइजेस्ट होगा जिसको हम कहेंगे कर्ड। ये कर्ड वापस से एनिमल के माउथ में आएगा और ये ऐसा करती ही रहेगी। उसके बाद आता है द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रास में क्या पाया जाता है? ग्रास में सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। अब रूमिनेंट जैसे कि कैटल, डियर एक्सेट्रा, उनमें क्या होता है? उनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिससे काऊ, बफेलो जो भी ग्रास खाते हैं उनमें ना एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है? ग्रास में पाया जाता है। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या होता है? ये जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं इनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हम ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमंस ग्रास नहीं खाते। उसके बाद आता है एनिमल जैसे कि हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा, इनमें एक लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं केकम। और ये जो केकम होता है ये ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। कौन? केकम ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो जो सेलुलोज होता है फूड का, वो इसी में डाइजेस्ट होता है। किसमें? केकम में, और केकम में ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, जैसे कि कोई एनिमल है, इसका ये ओइसोफेगस है, और ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है केकम, एक बड़ा सा लार्ज सैक होता है, उसमें से क्या होता है? केकम होता है। और जब ग्रास खाएगी तो यहीं पर वो जो ग्रास में सेलुलोज पाया जाता है, तो यहीं पर बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि एनिमल्स के बारे में, बहुत सारे एनिमल्स का अलग अलग डाइजेस्ट सिस्टम होता है, लेकिन बहुत ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो फिर वो कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उनका एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया ग्रास ईटिंग एनिमल्स का कि ये क्या करती हैं? ये पहले ग्रास को निगल जाते हैं। इनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं र्यूमन, यहाँ पर फूड पार्टली डाइजेस्ट होता है जिसको कट कहते हैं। अभी कट वापस एनिमल के माउथ में जाता है, उसके बाद ऐसी प्रोसेस होती रहती है, इसको हम कहते हैं र्यूमिनेशन। और हमने देख लिया कि सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट होता है, इनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये केकम होती है एक जगह, और स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस के बीच में, वहीं पर इनका जो ये सेलुलोज है ये डाइजेस्ट होता है, लेकिन ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा ही है जो जिसके पास माउथ नहीं होता, तो ये कैसे खाती है और इसका डाइजेशन कैसे होता है? तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो जो अमीबा है वो एक ही सेल की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है कि जो अमीबा है वो एक ही सेल की बनी होती है, और ये पॉन्ड के जो वाटर होता है उसमें पाई जाती है।
अमीबा के पास क्या होता है? अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल ब्लैक वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो हम ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1 में ही कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म वगैरह क्या होता है। तो अमीबा में क्या पाया जाता है? होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस तो खैर एक ही होता है, बीच में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसके बाद आता है अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन। जो अमीबा है वो कॉन्स्टेंटली अपनी जो पोजीशन है, अपनी शेप को चेंज करती रहती है। जैसे अमीबा कई बार ऐसे हो जाएगी, तो कभी ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी। तो ये जो अपनी शेप है इसको चेंज करती रहती है अमीबा। इट pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or falls fit for movement and capture the food। तो ये अपने सूडोपोडिया को पुश करती है और फूड को कैप्चर करती है। देखो ये है मेरी अमीबा। तो ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं सूडोपोडिया। तो ये अपने सूडोपोडिया को पुश करती है और जो भी फूड पार्टिकल है उसको ले लेती है। ये देखो ये है अमीबा, ये है इसका एक न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है फूड वैक्यूल, यानी कि फूड वैक्यूल में ही अमीबा का डाइजेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि अमीबा खाना कैसे खाती है। तो अमीबा जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होती है उनको खाती है, उन पर फिट करती है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट pushes out pseudopodia around the food particle and angles if। तो उसे पता चलता है कि हाँ मेरे पास कोई फूड पार्टिकल आ गया, तो वो अपने pseudopodia का पुश करेगी और उस फूड पार्टिकल को लेके एंगल्फ कर लेगी, निगल लेगी। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। फिर जो फूड है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाएगा। फूड वैक्यूल में ही जो फूड है वो अमीबा में डाइजेशन फूड वैक्यूल में ही होती है फूड की। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो कैसे सिक्रेट होंगे? वो फूड वैक्यूल में ही जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे और जो डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जाएगा। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस में से न्यूट्रिएंट्स लेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए बॉडी की। और जो अनडाइजेस्ट है उसको, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूल के थ्रू उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड एनिमल है और ये कैसे खाना खाती है? छोटे छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल पर फिट करती है। और ये खाना कैसे खाती है? ये अपने सूडोपोडिया को पुश करती है और जैसे से पता चलता है कि हाँ खाना आ गया, तो अपने सूडोपोडिया का पुश करके वो फूड पार्टिकल को ले लेती है और इसमें फूड वैक्यूल होता है, उसमें वो खाना ट्रैप हो जाता है। और फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे जहाँ पर फूड छोटी छोटी सब्सटेंसेस में टूट जाएंगे। फिर एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस के लिए, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेंगे ग्रोथ के लिए और जो बाकी का बचा हुआ खाना है उसको ये निकाल देगी अपने ही वैक्यूल में से। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? बेसिस प्रोसेस पढ़ा डाइजेशन का, फूड का किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है हर एनिमल्स में। तो एनिमल्स में जो किस तरीके से फूड की डाइजेशन होती है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इस चैप्टर इन द लेटर चैप्टर में आप पढ़ोगे फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ओके। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, पूरा का पूरा हमने ह्यूमंस का देख लिया, एनिमल्स में कैसा होता है, अमीबा का हमने देख लिया, सूडोपोडिया का पुश करके वो निगल लेती है, फूड वैक्यूल में जाके डाइजेस्टिव सिक्रेट होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे सब्सटेंस में फूड टूट जाते हैं और फिर जो बाकी का बचा हुआ खाना होता है वो बाहर निकाल देती है। तो हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।